निर्मला अध्याय 6। मुंशी तोताराम को आशा हुई थी कि निर्मला के मर्म स्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा, लेकिन उनकी यह आशा लेशमात्र भी पूरी न हुई। बल्कि पहले तो वह कभी कभी उनसे हंसकर बोला भी करती थी, अब बच्चों ही के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। जब घर आते बच्चों को उसके पास बैठे पाते, कभी देखते कि उन्हें ला रही है, कभी कपड़े पहना रही है, कभी कोई खेल खेला रही है और कभी कोई कहानी कह रही है। निर्मला का तृषित हृदय प्रणय की ओर से निराश होकर इस अवलंबी को गनीमत समझने लगा। बच्चों के साथ हंसने बोलने में उसकी मात्र कल्पना तृप्त होती थी। पति के साथ हंसने बोलने में उसे जो संकोच, जो अरुचि तथा जो अनिच्छा होती थी, यहाँ तक कि वह उठकर भाग जाना चाहती, उसके बदले बालकों के सच्चे सरल से रेह से चित्त प्रसन्न हो जाता था। पहले मनसाराम उसके पास आते हुए झिझकता था, लेकिन मानसिक विकास में 5 साल छोटा। हॉकी और फुटबॉल ही उसका संसार, उसकी कल्पनाओं का मुक्त क्षेत्र तथा उसकी कामनाओं का हरा भरा बाग था। इकहरे बदन का छरहरा, सुंदर, हंसमुख, लज्जाशील बालक था, जिसका घर से केवल भोजन का नाता था, बाकी सारे दिन न जाने कहाँ घूमा करता। निर्मला उसके मुंह से खेल की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाती और चाहती थी एक बार फिर वही दिन आ जाते जब वह गुड़िया खेलती और उसके ब्याह रचाया करती थी, और जिसे अभी बहुत ही थोड़े दिन गुजरे थे। मुंशी तोताराम अन्य एकांत सेवी मनुष्यों की भांति विषयी जीव थे। कुछ दिनों तो वह निर्मला को सैर तमाशे दिखाते रहे, लेकिन जब देखा कि इसका कुछ फल नहीं होता, तो फिर एकांत सेवन करने लगे। दिन भर के कठिन मासिक परिश्रम के बाद उनका चित्त आमोद प्रमोद के लिए लालित हो जाता, लेकिन जब अपनी विनोद वाटिका में प्रवेश करते और उसके फूलों को मुरझाया, पौधों को सूखा और क्यारियों से धूल उड़ती हुई देखते, तो उनका जी चाहता क्यों न इस वाटिका को उजाड़ द्रव। निर्मला उनसे क्यों विरक्त रहती है, इसका रहस्य उनकी समझ में न आता था। दंपत्ति शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा कर चुके, पर मनोरथ पूरा न हुआ। अब क्या करना चाहिए, यह उनकी समझ में न आता था। एक दिन वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि उनके सहपाठी मित्र नयन सुखराम आकर बैठ गए और सलाम वलाम के बाद मुस्कुराकर बोले, आजकल तो खूब गहरी छंती होगी। नई बीवी का आलिंगन करके जवानी का मजा आ जाता होगा। बड़े भाग्यवान हो भाई, रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं कि नया विवाह हो जाए। यहाँ तो जिंदगी बवाल हो रही है। पति जी इस बुरी तरह चिमटी है कि किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूँ। कहीं डॉल हो तो ठीक ठाक कर दो। दस्तूरी में एक दिन तुम्हें उसके हाथ के बने हुए पान खिला देंगे। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, कहीं ऐसी हिमाकत न कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडियां तो लौंडों से ही खुश रहती हैं। हम तुम अब उस काम के नहीं रहे। सच कहता हूँ, मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ। बुरी बला गले पड़ी। सोचा था 2-4 साल और जिंदगी का मजा उठा लूं, पर उल्टी आंतें गले पड़ी। नयन सुख, तुम क्या बातें करते हो? लौडियों को पंजों में लाना क्या मुश्किल बात है? जरा सैर तमाशे दिखा दो, उनके रूप रंग की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। तोता ये सब कुछ कर धर के हार गया। नयन, अच्छा कुछ इत्र, तेल, फूल पत्ते, चाट वॉट का भी मजा चखाया। तोता, अजी ये सब कर चुका। दंपत्ति शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तिहान ले चुका, सब कोरी गपे हैं। नयन, अच्छा तो अब मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बनवा लो। आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं, जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल की चेहरे पर एक झुर्रिया या सिर का बाल पका रह जाए। न जाने क्या जादू कर देते हैं कि आदमी का चोला ही बदल जाता है। तोता, फीस क्या लेते हैं? नयन, फीस तो सुना है शायद 500 रुपए। तोता, अजी कोई पाखंडी होगा, बेवकूफों को लूट रहा होगा। कोई रोगन लगाकर 2-4 दिन के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्तहारी डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही नहीं। 10-5 की बात होती तो कहता जरा दिल लगी ही सही। 500 रुपए बड़ी रकम है। नयन, तुम्हारे लिए 500 रुपए कौन बड़ी बात है? 1 महीने की आमदनी है। मेरे पास तो भाई 500 रुपए होते तो सबसे पहला काम यही करत। जवानी के 1 घंटे की कीमत 500 रुपए से कहीं ज्यादा है।
तोता अर्जी, कोई सस्ता नुस्खा बताओ, कोई फकीरी जुड़ी बूटी जो कि बिना हर फिटकरी के रंग चीखा हो जाए। बिजली और रेडियम बड़े आदमियों के लिए रहने दो, उन्हीं को मुबारक हो। नयन तो फिर रंगीलेपन का स्वांग रचो। ये ढीला ढाला कोट फेंको, तंजेब की चुस्त अचकन हो, चुन्नतदार पाजामा, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई, सिर पर जयपुरी साफा बांधा हुआ, आंखों में सुरमा और बालों में हिना का तेल पड़ा हुआ। तोंद का पिचकना भी जरूरी है। दोहरा कमरबंद बांधो, जरा तकलीफ तो होगी पर अचकन सज उठेगी। खिजाब में लदरंगा 150 गजलें याद कर लो और मौके मौके से शेर पढ़ो, बातों में रस भरा हो। ऐसा मालूम हो कि तुम्हें दीन और दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, बस जो कुछ है प्रियतमा ही है। जवामर्दी और साहस के काम करने का मौका ढूंढते रहो। रात को झूठ मूठ शोर करो, चोर चोर और तलवार लेकर अकेले पिल पड़ो। हाँ, जरा मौका देख लेना, ऐसा ना हो कि सचमुच कोई चोर आ जाए और तुम उसके पीछे दौड़ो, नहीं तो सारी कलाई खुल जाएगी और मुफ्त के उल्लू बनोगे। उस वक्त तो जवामर्दी इसी में है कि दम साधे खड़े रहो, जिससे वह समझे कि तुम्हें खबर ही नहीं हुई। लेकिन जो ही चोर भाग खड़ा हो, तुम भी उछलकर बाहर निकलो और तलवार लेकर कहा कहते दौड़ो। ज्यादा नहीं, 1 महीना मेरी बातों का इम्तिहान करके देखें। अगर वह तुम्हारी दम न भरने लगे तो जो जुर्माना कहो वह दूं। तोताराम ने उस वक्त तो यह बातें हंसी में उड़ा दी, जैसा कि एक व्यवहार कुशल मनुष्य को करना चाहिए था, लेकिन इसमें की कुछ बातें उसके मन में बैठ गई। उनका असर पड़ने में कोई संदेह न था। धीरे धीरे रंग बदलने लगे, जिसमें लोग खटक न जाएं। पहले बालों से शुरू किया, फिर सुरमे की बारी आई, यहाँ तक कि 1-2 महीने में उनका कलेवर ही बदल गया। गजलें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यास्पद था, लेकिन वीरता की डींग मारने में कोई हानि न थी। उस दिन से वह रोज अपनी जवामर्दी का कोई न कोई प्रसंग अवश्य छेड़ देते। निर्मला को संदेह होने लगा कि कहीं इन्हें उन्माद का रोग तो नहीं हो रहा है। जो आदमी मूंग की दाल और मोटे आटे के 2 फुलके खाकर भी नमक सुलेमानी का मोहताज हो, उसके छैलेपन पर उन्माद का संदेह हो तो आश्चर्य ही क्या। निर्मला पर इस पागलपन का और क्या रंग जमता हो, उसे उन पार दया आजे लगी। क्रोध और घृणा का भाव जाता रहा। क्रोध और घृणा उन पर होती है जो अपने होश में हो, पागल आदमी तो दया ही का पात्र है। वह बात बात में उनकी चुटकियां लेती, उनका मजाक उड़ाती, जैसे लोग पागलों के साथ किया करते हैं। हाँ, इसका ध्यान रखती थी कि वह समझ न जाए। वह सोचती, बेचारा अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है। ये सारा स्वांग केवल इसलिए तो है कि मैं अपना दुख भूल जाऊं। आखिर अब भाग्य तो बदल सकता नहीं, इस बेचारे को क्यों जलाऊं। एक दिन रात को 9 बजे तोताराम बांके बने हुए सैर करके लौटे और निर्मला से बोले, आज 3 चोरों से सामना हो गया। जरा शिवपुर की तरफ चला गया था, अंधेरा था ही। जो ही रेल की सड़क के पास पहुंचा तो 3 आदमी तलवार लिए हुए न जाने किधर से निकल पड़े। यकीन मानो, तीनों काले देव थे। मैं बिल्कुल अकेला, पास में सिर्फ ये छड़ी थी। उधर तीनों तलवार बांधे हुए होश उड़ गए। समझ गया कि जिंदगी का यही तक साथ था, मगर मैंने भी सोचा मरता ही हूँ तो वीरों की मौत क्यों न मरूं। इतने में एक आदमी ने ललकार कर कहा, रख दे तेरे पास जो कुछ हो और चुपके से चला जा। मैं छड़ी संभालकर खड़ा हो गया और बोला, मेरे पास तो सिर्फ वह छड़ी है और इसका मूल्य 1 आदमी का सिर है। मेरे मुंह से इतना निकलना था कि तीनों तलवार खींचकर मुझ पर झपट पड़े और मैं उनके वारों को छड़ी पर रोकने लगा। तीनों झल्ला झल्ला कर वार करते थे, खटाके की आवाज होती थी और मैं बिजली की तरह झपटकर उनके तारों को काट देता था। कोई 10 मिनट तक तीनों ने खूब तलवार के जौहर दिखाए, पर मुझ पर रेव तक न आई। मजबूरी यही थी कि मेरे हाथ में तलवार न थी। यदि कहीं तलवार होती तो एक को जीता न छोड़ता। खैर, कहाँ तक बयान करूं। उस वक्त मेरे हाथों की सफाई देखने काबिल थी। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि यह चपलता मुझ में कहां से आ गई। जब तीनों ने देखा कि यहाँ दाल नहीं गलने की, तो तलवार म्यान में रख ली और पीठ ठोक कर बोले, जवान, तुम सा वीर आज तक नहीं देखा। हम तीनों 300 पर भारी गांव के गांव ढोल बजाकर लूटते हैं, पर आज तुमने हमें नीचा दिखा दिया। हम तुम्हारा लोहा मान गए।
ये कहकर तीनों फिर नजरों से गायब हो गए। निर्मला ने गंभीर भाव से मुस्कुराकर कहा, इस छड़ी पर तो तलवार के बहुत से निशान बने हुए होंगे। मुंशी जी इस शंका के लिए तैयार न थे, पर कोई जवाब देना आवश्यक था। बोले, मैं वारों को बराबर खाली कर देता। 2-4 चोटें छड़ी पर पड़ी भी तो वो चटती हुई, जिनसे कोई निशान नहीं पड़ सकता था। अभी उनके मुंह से पूरी बात भी न निकली थी कि सहसा रुक्मणी देवी बदहवास दौड़ती हुई आई और हौफते हुए बोली, तोता है कि नहीं? मेरे कमरे में सांप निकल आया है, मेरी चारपाई के नीचे बैठा हुआ है। मैं उठकर भागी, मुआ कोई 2 गज का होगा, फन निकाले फुफकार रहा है, जरा चलो तो डंडा लेते चलना। तोताराम के चेहरे का रंग उड़ गया, मुंह पर हवाइयां छूटने लगी, मगर मन के भावों को छिपाकर बोले, सांप यहाँ कहा? तुम्हें धोखा हुआ होगा, कोई रस्सी होगी। रुक्मणी, अरे मैंने अपनी आंखों देखा है, जरा चलकर देख लो ना। है मर्द होकर डरते हो। मुंशी जी घर से तो निकले, लेकिन बरामदे में फिर ठिठक गए। उनके पांव ही न उठते थे, कलेजा धड़ धड़ कर रहा था। सांप बड़ा क्रोधी जानवर है, कहीं काट ले तो मुफ्त में प्राण से हाथ धोना पड़े। बोले, डरता नहीं हूँ, सोप ही तो है, शेर तो नहीं, मगर सांप पर लाठी नहीं असर करती, जाकर किसी को भेज, किसी के घर से भाला लाए। ये कहकर मुंशी जी लपके हुए बाहर चले गए। मनसाराम बैठा खाना खा रहा था। मुंशी जी तो बाहर चले गए, इधर वह खाना छोड़ अपनी हॉकी का डंडा हाथ में ले कमरे में घुसी तो पड़ा और तुरंत चारपाई खींच ली। सांप मस्त था, भागने के बदले फन निकालकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने चटपट चारपाई की चादर उठाकर सांप के ऊपर फेंक दी और ताबड़तोड़ 3-4 डंडे कसकर जमाए। सांप चादर के अंदर तड़प कर रह गया, तब उसे डंडे पर उठाए हुए बाहर चला। मुंशी जी कई आदमियों को साथ लिए चले आ रहे थे। मनसाराम को सांप लटकाए आते देखा तो सहसा उनके मुंह से चीख निकल पड़ी, मगर फिर संभल गए और बोले, मैं तो आ ही रहा था, तुमने क्यों जल्दी की? दे दो, कोई फेंक आए। ये कहकर बहादुरी के साथ रुक्मणी के कमरे के द्वार पर जाकर खड़े हो गए और कमरे को खूब देखभाल कर मूंछों पर ताव देते हुए निर्मला के पास जाकर बोले, मैं जब तक आऊं जाऊं। मनसाराम ने मार डाला। बेसमझू लड़का डंडा लेकर दौड़ पड़ा। सब हमेशा भाले से मारना चाहिए, यही तो लड़कों में ऐब है। मैंने ऐसे ऐसे कितने सांप मारे हैं, सांप को खिला खिला कर मारता हूँ, कितनों ही को मुट्ठी से पकड़कर मसल दिया है। रुक्मणी ने कहा, जाओ भी देख ली तुम्हारी मर्दांगी। मुंशी जी झेप कर बोले, अच्छा जाओ, मैं डरपोक ही सही, तुमसे कुछ इनाम तो नहीं मांग रहा हूँ। जाकर महाराज से कहो खाना निकाले। मुंशी जी तो भोजन करने गए और निर्मला द्वार की चौखट पर खड़ी सोच रही थी, भगवान, क्या इन्हें सचमुच कोई भीषण रोग हो रहा है? क्या मेरी दर्शा को और भी दारुण बनाना चाहते हो? मैं इनकी सेवा कर सकती हूँ, सम्मान कर सकी हूँ, अपना जीवन इनके चरणों पर अर्पण कर सकती हूँ, लेकिन वह नहीं कर सकती जो मेरे किए नहीं हो सकता। अवस्था का भेद मिटाना मेरे वश की बात नहीं। आखिर यह मुझसे क्या चाहते हैं, समझ गई। आखिर ये बात पहले ही नहीं समझी थी, नहीं तो इनको क्यों इतनी तपस्या करनी पड़ती, क्यों इतने स्वांग भरने पड़ते। दोस्तों, उपन्यास को आगे सुनिए अध्याय 7 में।